नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल के गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर के हमरा आज नए साल 2020 के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। इस तकरीब का एहतमाम TRS के सीनियर लीडर मोहम्मद अहमद अली और उनके कई साथी लीडर्स की जानिब से किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी जो है होम मिनिस्टर साहब के मुबारक हाथों से डायरी और कैलेंडर का जो है इनाग्रेशन हुआ। 2019 को अलविदा, 2020 को वेलकम। तो इस मकसद से जो है, जैसे कि अहमद साहब बता रहे थे कि कैलेंडर्स, जितने भी कैलेंडर्स है, सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन भी है। गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी हैं उस स्कीम्स पूरा जो है उसके ऊपर छपा है और ये कैलेंडर और ये डायरी जो है आम आदमी के लिए को भी पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है बिल्कुल ये सिलसिला 4-5 साल से चलते रहा और लोग के पास हमारा कैलेंडर और डायरी पहुंचते गई और डायरी में भी जो है कई इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये कैलेंडर और डायरी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और सबको, जिसको भी हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो और कहीं भी हो शहर हैदराबाद में, उसको जो है पूरे घरों के लिए घर के लिए पहुंचाने के वास्ते हम लोग कोशिश करेंगे। आज TRS स्कीम्स के कैलेंडर और डायरी का आज रिलीज़ करे हमारे MLC साहब MS प्रभाकर राव साहब के लीडरशिप में, होम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में, होम मिनिस्टर साहब के हाथों से आज TRS कैलेंडर्स और डायरीज़ उनके हाथों से रिलीज़ किया गया। ये हम जब से तेलंगाना आया तब से हम ये काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है, कैलेंडर और डायरी छपाने का मकसद ये है कि हम स्कीम्स को घरे घर पहुंचाना। कैलेंडर बोले तो सिर्फ उसमें डेट ही नहीं रहता, उसमें तेलंगाना हुकूमत के स्कीम्स रहते। तो हमारा मकसद ये है कि हम कैलेंडर के ज़रिए तेलंगाना स्कीम्स को घरे घर पहुंचाना। हम ये काम सालों से करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि स्कीम्स को घरे घर पहुंचाना और तेलंगाना हुकूमत के हाथ मजबूत करना, KCR साहब के हाथ मजबूत करना, KTR साहब के हाथ मजबूत करना। आज इस प्रोग्राम में ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली के साथ हमारे ऑनरेबल MLC और व्हिप MS प्रभाकर राव साहब और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ साहब और रिजवान साहब, इरफान साहब और JAC लीडर डॉक्टर रफ़ी साहब और नरसिंह, श्रीनिवास, ये सब लोग मौजूद थे। थैंक यू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खुसूसी तर्जुमान डॉक्टर दासोजू श्रावण ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में CM KCR पर इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस फॉर्मेशन डे की तकारीब की इजाज़त ना देकर CM KCR ने साबित कर दिया है कि इनको अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के डर के अलावा किसी का डर नहीं है। इस मौके पर सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव और प्रेमलाल की मौजूदगी में उन्होंने आगे बतलाया कि रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस को टेररिस्ट पार्टी बतलाया है और सदर कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी पर लगातार तनकीदें भी करते आ रहे हैं, जबकि बजाते खुद जब वो तेलुगु देशम पार्टी में थे तो उन्हें CM KCR कतई पसंद नहीं थे, लेकिन अभी अचानक इन्हें CM KCR से बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई है। फॉर्मेशन डे तकारीब के लिए इजाज़त हासिल करने के मौके पर सदर कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का रवैया ज़बरदस्त काबिल मजम्मत रहा है और जिससे मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर्स आज कितनी छूट के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कल परसों 28 के 2028
अट्ठाईस दिसंबर कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने सीएए के खिलाफ में, जो लागू होने वाली एनआरसी के खिलाफ में एक पीसफुल फ्लैग मार्च गांधी भवन से लेकर के अंबेडकर स्टैच्यू तक फ्लैग मार्च करने के लिए जो है सो एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन डीजीपी को दिए थे, पुलिस कमिश्नर को दिए थे, मगर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन को उन लोगों रिस्पांस नहीं देते हुए एक प्रेस स्टेटमेंट देके, डिक्टेटोरियली प्रेस स्टेटमेंट दे करके जो है सो आपको किसी को परमिशन नहीं है बोल के परमिशन नहीं दिए कांग्रेस पार्टी को। हम ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी का एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन को रैली करने के लिए कैसे परमिशन देते हैं और एमआईएम को जलसे का ऊपर जलसा करने के लिए परमिशन कैसे देते हैं और कांग्रेस पार्टी को क्यों परमिशन नहीं देते बोल के उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो पीसीसी के सदर है उन जो है सो मीडिया में पूछा था और कमिश्नर को कॉल करके जो है सो क्यों आप हमारे लोगों को गांधी भवन में अंदर नहीं आने दे रहे, क्यों अरेस्ट कर रहे बोल के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब को फोन करे तो उन्हें जो है सो एब्रेसिव मैनर से, रूड मैनर से जो है सो उन्होंने गाली देने की ऐसी संभावना उनके सामने लाया था उन्होंने। तो जो है सो उसको रिमाइंडर देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी साहब अंजनी कुमार साहब का एटीट्यूड ठीक नहीं है बोल के बोले तो जो है सो तलसानी श्रीनिवास यादव टीआरएस पार्टी के लीडर जो है सो तलसानी श्रीनिवास यादव आके अंजनी कुमार के मदद में आता है और उसके ऊपर जो है सो उल्टी पुल्टी बात जो है सो उत्तम कुमार रेड्डी साहब के ऊपर बात कर रहे। हम चेतावनी दे रहे, तलसानी श्रीनिवास यादव, अगर आप पुलिस वालों को मदद करना है तो करिए, मगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में और कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ में ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो अच्छी चीज नहीं है, आप इसका परिणाम को भुगतना पड़ता, ये हमारी तरफ से चेतावनी है। दूसरी बात है, आपकी जबान को काबू में रखिए। एक पायलट है, युद्ध में काम किए सो एक पायलट है और पीसीसी प्रेसिडेंट भी है, इतना बड़ा पार्टी का प्रेसिडेंट है और साथ में जो है सो उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ में इतनी गंदी बात करना अच्छी बात नहीं है, ये आपकी संस्कार को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम भी ऐसी जबान इस्तेमाल कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हमको संस्कार है, कांग्रेस पार्टी गांधीज़म फॉलो करती है, संस्कार है, इसलिए जो है सो हम ठीक तरीके से बात कर रहे हैं। मगर ये पूछना चाहते हैं क्यों एमआईएम को और बीजेपी का एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन देते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी को परमिशन नहीं देते हैं? इसमें पार्शियलिटी नहीं दिख रहा है आपको? सिर्फ टीआरएस और एमआईएम और पुलिस तीनों जो है सो कोल्यूड होकर के जो है सो कांग्रेस पार्टी को सीएए के खिलाफ में, अगर कांग्रेस पार्टी रोड पे आकर जो है सो अगर धरना करे, रैली करे तो उनको कहां नाम आता बोल के जो है सो इन लोगों गुमराह करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को आने वाली एक अच्छी माहौल को दबाने के लिए जो है सो ऐसी एक काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं और तलसानी श्रीनिवास यादव, आपकी जबान काबू में रखना, ये हमारी तरफ से चेतावनी है। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर जीएचएमसी की कुकटपल्ली जोन की डायरेक्टरेट ईवी एंड डीएम की जानिब से आज रुक्मिनी इनक्लेव में बिना परमिशन की गैर मजाज तामीरात को ढहा देने के अहकाम जारी किए गए। लिहाजा एनफोर्समेंट टीम के असिस्टेंट ऑफिसर CH अनिल और जी मल्लिकार्जुन की क़ियादत में एक टीम ने वहां पहुंचकर सारी तामीरात को ज़मीनबोस कर दिया और दूसरों को वहां नई तामीरात ना करने का इंतबाह भी दिया। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स CAA, NRC व NPR के पार्लियामेंट में पास हो जाने के बाद सारे मुल्क के इंतशार वाले माहौल में शहर हैदराबाद की आवाम अब बड़ी बदहवासी में मैरिज सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए रियासती हज हाउस में उमड़ पड़ी है। बतलाया गया है कि हालांकि PM मोदी की हुकूमत ने NRC का कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है, इसके बावजूद भी आवाम अपनी जद्दोजहद में ज़बरदस्त मसरूफ़ हो गई है, जिससे साबित हुआ कि अब आवाम को बिला लिहाज मजहब व मिलत बीजेपी हुकूमत पर कोई एतबार ही नहीं रहा है। जबकि माहौल में यह तारीखी बात भी चल रही है कि 70 सालों का पुराना डॉक्यूमेंट बतलाने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद मुसलमानों को हासिल नहीं हुई, तो 50 साल के डॉक्यूमेंट मुसलमानों को भारत की शहरियत कैसे दिला सकते हैं। मैं मिसेस शमीम आगा, महिला वाइस प्रेसिडेंट मीडिया इंचार्ज तेलंगाना। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ वक्फ बोर्ड में आ रही हूँ, देख रही हूँ कि लोग परेशान हैं काफ़ी अपने सर्टिफिकेट्स के लिए। शायद लोग NRC से डरे हुए हैं। मेरी एक अपील है लोगों से कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और बिल्कुल आराम से रहें। कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को परेशान होने की। NRC कोई हम पे कोई उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को परेशान करने की। और अगर आप लोग परेशान अपने आप को करने चाह रहे हैं तो व्हाट टू से मैडम परेशान है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। सुकून में जाइए, सुकून से लीजिए और आपको कोई पार्टी या कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं ये सही है, लेकिन NRC से डरकर नहीं निकालना है आप लोगों को। सर्टिफिकेट निकालना ही है, आराम से निकालिए, हड़ाउड़ी में क्यों। हम लोग हैं आप लोगों के लिए, हम लोग अपोज कर रहे हैं NRC को। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम आप लोगों के लिए हैं, मदद करने के लिए। रियासत तेलंगाना में बढ़ती बेरोजगारी आज उस वक्त ज़बरदस्त अंदाज में आवाम के सामने आई जब बहुत सारे नौजवान बेरोजगारों ने मासाब टैंक में वाक़े रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव की ऑफिस की छत पर किसी न किसी तरह पहुंचकर खुदकुशी कर लेने की धमकियां जारी की और बतलाया कि सालों से हुकूमत रोजगार मुहैया कराने के
सिर्फ वादे करती आ रही है, अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तेलंगाना हाई कोर्ट के माहिर कानूनदान जस्टिस चंद्र कुमार ने आज यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब बशीरबाग में बुलाए गए एक जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि मरकजी हुकूमत के बड़ी उजलत में लाए जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स मुल्क की जमहूरियत व क़वानीन के लिए दागदार साबित होते हैं और इन बिल्स को हुकूमत ने इसीलिए लाया है कि अब इसके पास आवाम को जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था सिवाय लड़ाओ और हुकूमत करवाओ के। लिहाजा बड़ी चालाकी से इस हुकूमत ने अपने इन बिल्स के जरिए भारत की जनता को बहका कर अपना इख्तिदार बचाना शुरू कर दिया है। एक ऐसे माहौल में जब सारे मुल्क के गरीब लोगों के खाने के लिए 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में इन बिल्स को लाकर एक तबके के जरिए एहतजाज को परवान चढ़ने देना और फिर उनको पुलिस के जरिए जख्मी व हलाक करना हुकूमत को जालिम साबित करता है। जबकि इन मुतनाज़िया बिल्स के पास किए जाने के दौरान TRS हुकूमत के MPs ने मरकजी हुकूमत पर दबाव भी डाला था कि इन बिल्स को ऐसे तरतीब दें जिसे हर कोई कबूल कर सके, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इस राय पर कोई तवज्जो नहीं दी और इन बिल्स को बड़ी उजलत में लाकर अपनी बेईमानी को जाहिर किया है। मैं डॉक्टर लुबना सरवत, हम लोग यहाँ पर 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी जो फॉर्म हुई है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जस्टिस चंद्र कुमार की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तेलंगाना प्रजला पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया है जिसकी मैं तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसमें मकबूल मतीन जी की सिटीजन्स यूनाइटेड फोरम जी भी है जिसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और उसमें सोगरा बेगम है जो कि वोट्स नीड गारंटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, और कई यहाँ पर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स भी इसमें सब शामिल हैं और बहुत सारों को हम इसमें लेने वाले हैं। यूनाइटेड इंडिया एक्शन कमेटी है ये। तो इसके तहत में हम चीफली यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट तेलंगाना गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि आप लोकसभा और राज्यसभा में आप नेगेटिव वोट डाल चुके हैं, आप संविधान को आप बरकरार रखने की ये आपकी बहुत अच्छी निशानी कर बताए, लेकिन उससे जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती क्योंकि आपको कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बाद लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ लेकर आपको पास करना पड़ेगा क्योंकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है संविधान के विरुद्ध है, आर्टिकल 14 के विरुद्ध है और यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशंस के सेक्शन 4 के आर्टिकल 4 के विरुद्ध है। यही नहीं बल्कि संविधान में आर्टिकल 254 सेक्शन 2 के तहत में संविधान के तहत हर स्टेट गवर्नमेंट को ये फ्रीडम है कि वो अपनी एक्ट जो यूनियन लिस्ट में है उसके ऊपर भी ये स्टेट गवर्नमेंट एक्ट पास कर सकती है, रेजोल्यूशन पास कर सकती है और वो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए भेज सकती है ताकि यूनियन लिस्ट की उनकी जो एक्ट है वो ओवरराइड हो सकती है। तो ये है संविधान में तहत ये प्रोविज़न है, तो ये बहाना नहीं बना सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर चुकी है लिहाजा हम इसके तहत रहना पड़ेगा। ये बहाना है क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स हमको बता चुके हैं कि ये प्रोविज़न संविधान में है आर्टिकल 254(2) के तहत में, और इसकी रेजोल्यूशन इनको फ़ौरन पास करना पड़ेगा कैबिनेट और लेजिस्लेटिव। ये तो इरम मंजिल गिराने के लिए भी रेजोल्यूशन बनाई हुई सरकार है ये। तो ये इसके लिए देश की संविधान को बचाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करके पूरी देश को 10 से 12 स्टेट्स इसको नकार चुके हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, उसको ये तेलंगाना स्टेट एक रास्ता बता सकती है। लेजिस्लेटिव और कैबिनेट रेजोल्यूशन आज ही पास करके, आज ही बुला के, क्योंकि कैबिनेट रेजोल्यूशन 1 घंटे भर में पास हो सकता है, 1 घंटे भर में वो अभी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। कल लेजिस्लेटिव बुला के वो लेजिस्लेचर में इसको टेबल कर सकते हैं क्योंकि सारे पार्टियां, तेलंगाना की सारे पार्टियां सिवाय बीजेपी के इसके हक में है कि इसको CAA 2019 को हम अपोज कर रहे हैं, इसको फ़ौरन स्क्रैप कर देना चाहिए, इसको फ़ौरन रिपील करना चाहिए। इसकी जगह सिर्फ डस्टबिन है, इंडिया नहीं है। और दूसरा बहुत अहम मुद्दा है, वो भी तेलंगाना के लिए ही यूनिक है। वो पॉइंट्स ये है कि तेलंगाना में हम पूरी देश से
प्रधानमंत्री से, होम मंत्री से और ख़ास करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री से हम ये कह रहे हैं, सारे अपोजिशन पार्टीज, सारी तेलंगाना जो इसके संविधान के पक्ष में खड़ी हुई है और ऐसी नाकाम एक्ट के खिलाफ है और ऐसी नाकाम प्रोसेस जो कि NPR और NRC है उसके खिलाफ है, उन सभी से हम आप लोगों के ज़रिए हम गुजारिश कर रहे हैं, ख़ास करके मुख्यमंत्री को। तेलंगाना में अगस्त 2014 में तेलंगाना सर्व कुटुंब सर्वे हुआ था। जिस टाइम पे पूरी तेलंगाना ठप पड़ी थी, हर कोई अपने घर में बैठे हुए थे सिर्फ इसलिए कि उनकी नाम ये सर्वे में आ जाना चाहिए। तो पूरे 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के, उनके माँ बापों के, उनके जायदाद के, उनके आधार नंबरों के साथ तेलंगाना के पास पूरी डाटाबेस मौजूद है। नंबर 2, आप बार बार ये कह रहे थे कि वोटर लिस्ट जो है जिसकी 70% पॉपुलेशन यानी अबव 18 की पूरी पॉपुलेशन जो कि सिटीज़न कहलाता है, वोटर लिस्ट हर किसी को नहीं मिलता, वो सिर्फ सिटीज़न की होती है, तो वो लिस्ट आपके पास ऑलरेडी बरकरार है। और तीसरी चीज़, 98% तेलंगाना के लोग के पास और पूरी इंडिया में आधार ऑलरेडी है, यानी उनकी पूरी बायोमेट्रिक्स उनके पास मौजूद है। तो तेलंगाना को एक सबसेट लेते हुए, देश का एक अहम स्टेट लेते हुए, इनके पास एक्स्ट्रा सर्व कुटुंब सर्वे की जो इंफॉर्मेशन है और उसके पास आधार है बायोमेट्रिक्स के साथ, और पैन कार्ड होल्डर्स पूरी इंडिया में 44 लाख पैन कार्ड होल्डर्स है, जिसके अंदर से 56% के आधार से लिंक हो चुके हैं। तो इतनी सारी लिंक्ड इंफॉर्मेशन, सर्व कुटुंब सर्वे, आधार, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, उसके अलावा रेशन कार्ड, लोगों की जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है उसको भी आधार से लिंक किया हुआ है। इतनी सारी आपके पास ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन आप रखते हुए, डाटाबेस रखते हुए बायोमेट्रिक्स की, और अंत में मैं और एक सिटीजनशिप की बताती हूँ, वोटर कार्ड के अलावा पासपोर्ट के टाइम पे भी आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये सब बायोमेट्रिक की ड्यूअल इंफॉर्मेशन आपको पासपोर्ट से है, आधार से है, और आपको वोटर लिस्ट और पासपोर्ट में सिटीजन की इंफॉर्मेशन है, और आप पैन कार्ड से लेके, रेशन कार्ड से लेके, मनरेगा से लेके हर चीज़ को आप आधार से लिंक किए हुए हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके हवाले है पूरे हिंदुस्तानियों के बायोमेट्रिक्स के साथ, ओवरलैपिंग डाटा। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आप डाटा को रिकंसाइल करें? क्या आपके पास पूरी हिंदुस्तानियों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है? क्या इसमें से आप सेंसस बरकरार कराइए, 2011 के बाद 10 साल के बाद कराना पड़ेगा, कराइए। वो सेंसस जो है वो सिर्फ पर्सन्स की है, लेकिन ये जो आपके पास वाइटल डाटा है, बायोमेट्रिक्स का, पासपोर्ट, वोटर लिस्ट, आधार, ये सब आपके पास सिटीजन की डाटा है, मनरेगा की सिटीजन्स की डाटा है, रेशन कार्ड सिटीजन्स की डाटा है, पैन कार्ड है। इतनी सब आप इंफॉर्मेशन रखते हुए आप CAA पास करते हैं। शहर हैदराबाद की LB नगर की SOT व CCS टीम के लोगों ने हयात नगर पुलिस ओहदेदारों के इश्तिराक से एक ज्वाइंट ऑपरेशन में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के इलाके से बैंड रियासती डाकुओं के टोले के 7 अरकान को आज गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 150 ग्राम सोने के, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 4 मोबाइल फोन्स, नकद रकम 3000 और 2 चाकू, जुमला मालियत 6.5 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर लिए। और बाद तहकीकात बतलाया कि अभी तक इस गैंग ने तेलंगाना में 8 डकैतियां और दीगर रियासतों में 6 डकैतियां कर डाली थीं। इनके नाम ये बतलाए गए: चौहान, 18 सिंह, सोनू, बिट्टू, गुफ्तान, सैफ, सादिक और साजिद। नामों से वाज़ेह हुआ कि मुल्क में कौमी यकजहती रहे या न रहे, इन्होंने यकजहती से ज़रूर काम लिया है। इस केस में रचाकुंडा कमिश्नर महेश M भागवत की निगरानी में SOT व CCS LB नगर के होद्देदारों ने हिस्सा लिया। Celebration, certain guidelines we have already issued about the events which are going to happen in our area. As such, మన రాచకొండ కమిషనరేట్లో ఈ సెలబ్రేషన్స్ కొన్ని తక్కువలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పెద్ద రిసార్ట్స్ కానీ తర్వాత హోటల్స్ అన్ని సంఖ్య మా దగ్గర అంత పెద్ద లేవు.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్. అక్కడ అది డాల్ఫిన్ హోటల్లో వాళ్ళు పెద్ద ఈవెంట్స్ పెడుతున్నారు. తర్వాత కొన్ని ఇంకా చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక 5-6 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర పర్మిషన్ కోసం. మాత్రం మన ఏరియా నుంచి బయట వెళ్ళడం, మళ్ళా రావడం, రాత్రి పూట కొంతమంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ చేస్తారు. స్పెషలీ మోటార్ సైకిల్ 2 వీలర్స్ కానీ 4 వీలర్స్లో చాలా ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల కొన్ని ప్రాణాలు కూడా పోతున్నాయని. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అది ప్రతి సంవత్సరం 0 డెత్ అని ఆ టార్గెట్ మనం పెడతాం. మన ఇంటర్నల్ మా పోలీస్ సిబ్బందికి అందరికీ అదే టార్గెట్. ఈరోజు రాత్రి దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ క్యాజువల్టీ ఇన్ అవర్ రాచకొండ కమిషనరేట్ లిమిట్. సో దాని సందర్భంగా కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రేపు 31st రోజు కొన్ని రూట్స్ మనము రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఎల్లుండి 1 జనవరి 5 o'clock దాకా అది మనము బంద్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో शहर हैदराबाद की अजीम तर सिराजुल उलमा एकेडमी के सदर मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल और खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर सैयद मोहम्मद अहमद हुसैनी सईदुल खादरी अलमारूफ सईदुल खादरी दोनों ने मुश्तरका तौर पर शहर हैदराबाद के नौजवानों से गुजारिश की है कि नए साल की आमद पर रातों में गैर ज़रूरी जागने, शोर व गुल करने, गाड़ियां तेज़ी से बेतरतीबी से चलाने और नए साल को जोश व खरोश से मनाने को गैर इस्लामी फेल करार देते हुए बतलाया कि नौजवान अपने कीमती वक्त को तालीम में और नमाज़ों में और इस तरह से समाज सुधार के कामों में सर्फ करें, ना कि ऐसे बेकार कामों में मुतवज्जो होते हुए अपने किरदार को तलफ करने की कोशिश करें। इन्होंने नौजवानों से इस मौके पर यह अपील भी की कि मौजूदा हालात में पैदा शुदा मसाइल के हल के लिए तमाम मामलात अल्लाह जल्ले शानहू से रुजू करने और कसरत से दुआएं करने की अशद ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम मेरे नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा, और कुफरान नेमत करेंगे तो याद रखो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। नाज़रीन, अल्लाह का ये फजल है कि अल्लाह ने 2019 को खैर खूबी के साथ गुजार दिया। अब 2020 का साल शुरू हो रहा है। नौजवानों का ये तरीक़ा रहता है कि 12 बजे रात को 31 दिसंबर की 12 बजे रात को जो है खुशी मनाने के उन्वान से मुख्तलिफ़ किस्म के नाजायज़ काम करते हैं, जैसे शराब नोशी, बेहयाई और नहीं मालूम क्या क्या काम करते हैं। तो ये गुनाह के काम हैं। गुनाह के काम करते हुए अगर हम ये समझें कि अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाएगा तो ये मुनासिब बात नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है। नए साल की खुशी वो है कि जिसमें हम अपने पैदा करने वाले खालिक अल्लाह ताला को राज़ी रखें और ऐसे काम करें कि जिससे अल्लाह राज़ी हो और हमारा आइंदा आने वाला 2020 का साल न सिर्फ हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए भी खुशाइंद हो और यहाँ पर अमन व अमान कायम रहे। मगर होता ये है कि लोग खुशी के नौइयत को कुछ और अंदाज में समझते हैं। हकीकी खुशी क्या है उस पर तवज्जो करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे मुसलमान बच्चों से, नौजवान बच्चों से और बच्चियों से ये मेरी गुजारिश है कि आप इस्लामी उसूलों को पेश नज़र रखिए और ऐसे
बुरे कामों से जो है दूर रहिए। वालिदैन से भी मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाइए और क्या चीज़ अच्छी है इस्लाम में और क्या चीज़ बुरी है वो बताइए। ये माँ बाप का फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को, अपने जो भी तहत के लोग हैं उनको दोज़ख की आग से बचाओ, इसलिए कि दोज़ख का जो ईंधन है वो इंसान और पत्थर है। तो ये हमको पेश नज़र रखना चाहिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, कि हम नए साल की खुशी ऐसी मनाएं जिसमें हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। उसके लिए तरीक़ा ये है कि साल शुरू होने के वक्त आप जो है नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले साल को मुबारक बनाए, खुशियों वाला बनाए और हमारे मुल्क की तरक्की का बायस बने। ये हमको सोचना चाहिए, वरना हालात के एतबार से तो ये ज़ाहिर हो रहा है, ये जो मौजूदा क़वानीन हैं NRC के या CAA के या NPR वगैरह, ये तो ऐसा जाहिर कर रहा है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि यहाँ पर एक किस्म की बेचैनी पैदा हो जाएगी हमारे मुल्क में। ये मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा करता हूँ कि वो इस तरह की मुतनाज़ा जो क़ानून है उसको वापस लें और हमारे मुल्क में जो इत्तेहाद पहले से कायम है उसमें कोई फ़र्क आने न दें। RSS की ज़हनियत पर अमल न करें। RSS की ज़हनियत तो ऐसी है जो मोहम्मद अली जिन्ना की ज़हनियत थी, दो कौमी नज़रिया, उसको हम जो है मुस्तरद करते हैं, हम उस चीज़ को नहीं मानते। मगर ये RSS वाले जिन्ना साहब की जो नौइयत को अपना रहे हैं, दो कौमी नज़रिए के तरफ उनका काम जारी है, वो मुनासिब नहीं है, मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क की शिनाख्त सेकुलरिज्म के हिसाब से है। सारी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान को जो वक़ार की नज़र से देखते हैं वो सेकुलरिज्म की वजह से, यहाँ के दस्तूर की वजह से देखते हैं। मगर अब जो ये क़ानून बन रहा है जो 2020 में जो है चालू होगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मुसीबत से बचाए, वरना आसार तो ये दिख रहे हैं इस कानून की वजह से कि 2020 खुदा ना खास्ता मुसीबतों वाला साल ना बन जाए। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। असल हुक्मरानी अल्लाह की है। ये दुनिया में जिसको भी जो वक्त अल्लाह ताला अता फरमाते हैं वो बख्तियार रहता, 5 साल 10 साल 20 साल जो भी है, मगर उसमें ऐसे काम मत करो कि अल्लाह के बंदों को सताए जैसा। अब ये कानून में है जो बताया जा रहा है, अब तक अभी तो नाफिज नहीं हुआ है, होने वाला है 2020 में। अब उसमें ये बताना पड़ेगा हर शहरी को कि उनके बाबा कहाँ पैदा हुए, उनकी अम्मा कहाँ पैदा हुए। अरे भाई, किसी के अम्मा बाबा मर जाते हैं, अब कैसा मालूम होता कि कहाँ पैदा हुए, या जिंदा भी हैं तो उनको क्या पता कि माँ बाप कब पैदा हुए और किस मकाम पे पैदा हुए। ये एक अजीब सी थियरी है तो समझ में आने वाली नहीं है। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में भी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ होगा। आप देखिए, 1-2 दिन पहले मैं टीवी न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बता रहा ये था कि राजस्थान में और आपके गुजरात में टिड्डी दल आ गए, बेहिसाब टिड्डियाँ जो है आ गए और पूरे जो खड़ी फसल को तबाह कर दिए। किसान परेशान हो गए। अब आप बताइए, ये अल्लाह के तरफ से एक झटका है। ये हुकूमत को समझना चाहिए, ऐसा काम मत करो जो कि जो है मुमकिन न हो। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ RSS की ज़हनियत जो है झलकती है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि आप सारे हिंदुस्तानियों के जो है वज़ीर आज़म है, सारे हिंदुस्तानियों के जो है वज़ीर दाखिला और जो भी वज़रा हैं, आप सबके लिए काम अच्छा करो, सबके दुआएं लो, हर एक को जो है तरक्की का मौका दो।
ऐसा मत करो कि मुसलमानों की मुखालिफत में उनको जो है गैर शहरी बताकर उनके हुकूक को तल्फ करने का जो जहन समझ में आ रहा है वो पूरा न हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि नए साल में हम लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, ये अल्लाह से रुजू होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको जो आने वाला 1-2 दिन के बाद 2020 का साल हमारा शुरू होगा, अल्लाह ताला हमारे लिए, यहाँ के तमाम शहरियों के लिए और ये हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर बनाए और सबके लिए फ़ायदेमंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।